Hello friends, welcome to your channel Catalyst Sony and this is Sony Singh टीचिंग एंड लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर शिक्षण की परिभाषा है जैसे कि नाम है, जैसा कि आपने नाम देखा, नाम क्या है ये? टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि टीचिंग और लर्निंग दोनों का डेफिनेशन पहले तो क्लियर करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स और इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग के बारे में समझते हैं। टीचिंग क्या होता है? तो टीचिंग का जो है बहुत अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग मीनिंग दिया गया है, लेकिन इतना एक कॉमन अगर मैं डेफिनेशन बताऊं जो बुक के अलावा है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि टीचिंग का मतलब होता है अपने ज्ञान को दूसरे तक हस्तांतरित करना। मतलब अपने नॉलेज को दूसरे प्राणी, वो कोई भी हो सकता है कि सेम एज का हो, छोटे उम्र का हो, बड़े उम्र का हो, कोई भी हो सकता है। उसको हम अपना ज्ञान जब ट्रांसफ़र करते हैं, हम अपना ज्ञान जो है उसे देते हैं, वो टीचिंग होता है। ये कॉमन है, ठीक है। ये मतलब बुक के बाहर का डेफिनेशन मैं बता रही हूँ, जो कॉमन लैंग्वेज में जो हम टीचिंग का डेफिनेशन समझते हैं। अब आइए परिभाषा समझेंगे कि एक्चुअली में टीचिंग है क्या। तो सबसे पहले जो डिक्शनरी का मीनिंग, जो एक्चुअली में ये वर्ड का टीचिंग का मीनिंग है, इससे क्या निकल कर आता है? टीचिंग शब्द से क्या मीनिंग निकल कर आता है वो आइए देखते हैं। देखिए, इस शब्दकोश के अनुसार दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को टीचिंग कहते हैं। मतलब दूसरे के लर्निंग प्रोसेस में आप हेल्प कर रहे हो तो वो टीचिंग भी हो रहा है, टीचिंग प्रोसेस भी हो रहा है। समझ में आया? टीचिंग का मतलब जो हुआ, टीचिंग शब्द का मतलब हुआ कि दूसरे को सीखने में मदद करते हैं, तो वो टीचिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब आइए फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि फिलोसफर्स ने क्या बोला है। मीनिंग हो गया। अब फिलोसफर को अंडरलाइन करेंगे। गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरों के व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। तो गेज ने बोला है टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ interpersonal influence aimed at changing the ways in which other person can or will behave। देखिए, टीचिंग में ऐसा एक तरह से बोल सकते हो कि आपका इन्फ्लुएंस है, ठीक है। आप अगर टीचिंग कर रहे हो, आप टीचर हो और आप टीचिंग कर रहे हो, तो आपका प्रभाव दूसरे सामने वाले के बिहेवियर पर दिखना चाहिए, और वो दिखेगा और सामने वाले का बिहेवियर में जो है चेंज आएगा। जो चेंज आप चाहते हो, जो आप सिखाना चाहते हो, जो आप सिखा रहे हो, उसके अंतर्गत जो भी चेंजेस आते हैं उसके बिहेवियर में, वो टीचिंग कहलाता है अकॉर्डिंग टू गेज। हम इसके सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको एज इट इज़ आपको लिखना है। अकॉर्डिंग टू गेज शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। वांछित वर्ड का यूज़ जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो चीज़ सिखा रहे हो उसके अकॉर्डिंग चेंज लाना। अब उसके अपोजिट अगर चेंज हो जाता है तो वो टीचिंग नहीं कहलाएगा, ठीक है। रॉयंस ने क्या बोला है? रॉयंस के अनुसार दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देना, अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। मतलब कि इंस्ट्रक्शंस देने को, किसी को सीखने के लिए आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, वो टीचिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग? रायंस के अकॉर्डिंग। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने कहा है शिक्षा पुनर्बलन की कॉन्टीजेंसीज का क्रम है। शिक्षण जो है, मतलब कि टीचिंग जो है, पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट मीन्स कि हम किसी को जो है प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए, वो होता है कॉन्टीजेनियस, और या फिर आप बोलिए पुनर्बलन। तो ये पुनर्बलन है। मतलब कि इनके अकॉर्डिंग, स्किनर के अकॉर्डिंग टीचिंग जो है एक
रीइंफोर्समेंट का कंटिन्यूअस चलने वाला एक क्रम है जिसमें हम लगातार बच्चों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये किसका है? ये है स्किनर का। अब स्मिथ ने क्या बोला है? स्मिथ ने बोला है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। स्मिथ ने भी इंस्ट्रक्शंस को ही डायरेक्शन को ही इंस्ट्रक्शंस को ही जो है वो वर्ड यूज़ किया है। इनके अकॉर्डिंग ही हम किसी को निर्देशित करते हैं, वो जो है टीचिंग कहलाता है। जेम्स एम थाइन के अनुसार समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। मतलब होल टीचिंग का मीनिंग क्या है? किसी को भी सीखने में वृद्धि करना। तो देखिए यहाँ पे कितने डेफिनेशन हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक स्मिथ का ले लीजिए 4 हो जाएगा। 5 लिख लीजिएगा याद, लेकिन एग्ज़ाम में 4 तो ज़रूर लिखना है। एग्ज़ाम में अगर 5 लिख देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 4 फिलोसफर्स के डेफिनेशन लिखने पड़ते हैं। अब आइए हम टीचिंग की प्रकृति और विशेषता समझेंगे, यानी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला क्या है? पहले तो आप खुद से पूछिए कि टीचिंग क्या है। टीचिंग आपने समझ लिया ना, जिसमें हम किसी को सिखाने में, कुछ भी सीखने में किसी की मदद करते हैं तो वो टीचिंग कहलाता है। हम किसी को सीखने में मदद कर रहे हैं और उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, वांछित परिवर्तन आ रहा है, तो वो टीचिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलिए, प्रकृति बोलिए, है कि टीचिंग जो है लर्निंग के कामों को व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज्ड बनाता है और प्रभावशाली यानी कि इफ़ेक्टिव बनाता है। सही है। दूसरा है शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। अच्छा, टीचिंग को जो है यहाँ पे साइकोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है। क्यों कनेक्ट किया जाता है बताती हूँ मैं। देखिए, टीचिंग को जो है साइकोलॉजी से कनेक्ट इसलिए किया जाता है कि हम जो टीचिंग का कार्य करते हैं, जो टीचिंग प्रोसेस होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो नियम बनाए गए हैं उसी नियम के अनुसार आप चलते जाइए। उसमें आपको सामने वाले के मन को भी पढ़ना है, उसके दिमाग को भी पढ़ना है, वो इंटरेस्टेड है या नहीं, वो जो चीज़ आप उनको बता रहे हैं उसको सुनने में वो इंटरेस्टेड है या नहीं। इसीलिए मनोविज्ञान से इसको जोड़ा जाता है। अगर जो भी सामने वाला है वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, आप जो सिखा रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका टीचिंग जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसमें साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो इसका बेस क्या होता है? मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी होती है। शिक्षण के 2 प्रमुख अंग हैं, एक सीखने वाला, एक सिखाने वाला। टीचिंग के 2 मेन जो है बोल सकते हैं पार्ट है। पहला कौन है? एक तो सीखने वाला यानी कि लर्नर, और एक सिखाने वाला यानी कि टीचर। ये 2 मेन पार्ट है। ठीक है, 2 अंग है। शिक्षण का कार्य ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षण का काम क्या है? ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करना है। शिक्षण और अधिगम यानी कि लर्निंग और टीचिंग में जो है कनेक्शन होना चाहिए। जो हम सिखा रहे हैं वो सामने वाला सीखना चाहिए, तो उसमें रिलेशन बनता है। शिक्षण मार्गदर्शन करता है, टीचिंग जो है गाइड करता है। शिक्षण क्रियाशीलता बनाए रखता है, टीचिंग जो है एक्टिविटी बनाए रखता है। इट मीन्स कि जो भी लोग टीचिंग कर रहे हैं उनके अंदर जो है एक मोटिवेशन, एक काम करने की इच्छा शक्ति जो है वो बनाए रखता है। शिक्षण का अर्थ अधिगम तथा शिक्षण के समस्त प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है। देखिए, शिक्षण का जो मीनिंग है ना वो सिर्फ शिक्षण से ही नहीं है रिलेट करता है, ये अधिगम से भी रिलेट करता है। शिक्षण के ऊपर सिर्फ शिक्षण की प्रक्रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, शिक्षण के ऊपर लर्निंग के प्रोसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके भी कामों को व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, ये देखने का काम शिक्षण का ही है। शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों ही है। शिक्षण एक कौशल युक्त क्रिया है।
शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक तथा शाब्दिक व्यवहार निहित रहते हैं। जहाँ ज़रूरत रहता है वहाँ पे इशारों से, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ बातों से, और लिखित भी होता है, एक्टिविटी वाइज भी होता है। तो जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है वो सांकेतिक भी है, क्रियात्मक भी है और शाब्दिक व्यवहार भी है। तो इस तरह से ये हुए शिक्षण की प्रकृति तथा विशेषताएं। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग का एग्ज़ाम में जो है शिक्षण तथा प्रकृति की विशेषताएं आएगा पॉइंट्स में, सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। मे बी अगर आ जाता है यही क्वेश्चन है, ये दूसरे क्वेश्चन के साथ अटैच नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपको 12 पॉइंट दिख रहा है ना, और भी होगा आई थिंक, नहीं 12 ही है। तो ये जो 12 पॉइंट दिख रहा है, इस 12 पॉइंट को लिखिएगा और 2-2 लाइन में डील कर दीजिएगा। ये 12 पॉइंट, अगर यही क्वेश्चन सिर्फ आता है तो इसको लिख करके इसको अंडरलाइन कीजिए और इसको 2-2 लाइन में जो है डील कर दीजिए। 2 लाइन, 1 लाइन ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दीजिए। अगर ये क्वेश्चन अकेले आता है तो, अगर ये क्वेश्चन किसी और के साथ आता है, जैसे आ जाएगा शिक्षण की परिभाषा दीजिए और फिर बोलेगा इसकी प्रकृति और विशेषता को बतलाइए, तो ठीक है, तब तो आपसे पॉइंट भी लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि शिक्षण की परिभाषा में भी आप 1 पेज ले लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल नोट डाउन तो आप इसी तरह पॉइंट वाइज कीजिएगा, डीलिंग मत कीजिएगा। डीलिंग एग्जाम में देख लीजिएगा, या फिर आप डीलिंग करके ही लिख लीजिए ताकि एग्जाम में डील करने को आए तो आप घबराए नहीं। आप जब नोट्स बनाएंगे तो इस 12 पॉइंट को आप 1-1, 2-2 लाइन डील कर लीजिएगा। अब आइए इसको हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। शिक्षण की प्रकृति तथा तत्व आप लोगों को अगर याद हो तो एक बार हम लोग शायद नॉलेज एंड करिकुलम में हम शिक्षा के बारे में कर रहे थे, तो हमने बताया था आपको कि शिक्षा जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें टीचर और लर्नर इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जॉन डीवी का कहना है कि त्रिध्रुवीय एंड ट्राइपोलर जो है वो प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें करिकुलम को भी इंक्लूड किया गया है। राइट, यहाँ पर हम शिक्षण यानी टीचिंग की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है हमारे टीचिंग में जो है लर्नर एवं टीचर दोनों चाहिए, है ना, लर्नर भी चाहिए और टीचर चाहिए। इसके अलावा कुछ और चाहिए क्या? इसके अलावा कुछ और चाहिए होता है? चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डील करके बताऊंगी। ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस में बोला भी था कि किसी को हम अगर नॉलेज देते हैं, अपना ज्ञान ट्रांसफ़र करते हैं, प्रदान करते हैं, तो वो टीचिंग कहलाता है। इसे प्रभावित करने वाली सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। छात्र और प्राध्यापक परस्पर प्रभावित होते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही शिक्षण एक व्यवसाय के रूप में जन्म लिया। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ शिक्षण की प्रक्रिया भी क्रमशः जटिल होती गई। फलस्वरूप शिक्षण का स्वरूप भी धीरे धीरे बदलता गया। प्रारंभ का शिक्षण व्यवसाय वोकेशन से आज प्रोफेशन बन गया है। इसी संदर्भ में शिव के मित्रा की ये पंक्तियाँ हैं। चलिए, हमें शिव के मित्रा की पंक्तियाँ नहीं देखनी हैं। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि बात तो सही है, हमारा टीचिंग करने का तरीका, हमारा टीचिंग का प्रोसेस पूरी तरीके से चेंज हुआ है। पहले टीचिंग नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है बिजनेस था, लेकिन अभी धीरे धीरे टीचिंग जो है बिजनेस बनता जा रहा है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम जब टीचिंग करते हैं तो टीचिंग की प्रक्रिया से क्या क्या जो है प्रभावित होता है और किन किन चीज़ों को हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो टीचिंग अधिगम, ये दोनों प्रक्रिया हैं जो चलती हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ चल रही है। इसके लिए हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? कक्षा की। ये एक कक्षा है, ये समझिए एक क्लास है। इस क्लास में हमारा जो है टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। और ये जो आपका सेकेंड सर्कल है, ये क्या है? ये है स्कूल। हमारा सेकेंड सर्कल क्या है? स्कूल है। और हमारा थर्ड सर्कल क्या है? सोसाइटी है। तो इसका केंद्र बिंदु बताया जा रहा है टीचिंग को। आप ये देखिए, एक सर्कल के को
जो है केंद्र बिंदु जो है वो जो सेंट्रल पॉइंट है वो टीचिंग है। इस टीचिंग की वजह से क्लासरूम तो इफेक्ट होगा ही, यहाँ पे स्कूल भी होगा, स्कूल की वजह से समाज भी होगा। तो इस तरह से ये सबको जो है कनेक्ट करके रखता है, सबको जो है बांध के रखता है। तो ये पूरे समाज का, पूरी हमारी सोसाइटी का एक सेंट्रल पॉइंट है ये लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, जो कि हम बोल सकते हैं कि हमारे समाज का निर्माण करता है, तो गलत नहीं होगा। हमारे स्कूल का निर्माण करता है तो ये भी गलत नहीं होगा। धीरे धीरे इसका दायरा जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसकी प्रकृति जो है, जो हमारे शिक्षण की प्रकृति है, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। लेकिन बात सही भी है, अगर हम चेंज नहीं होते हैं, अगर हम अपडेट नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। आधुनिकता से जो चीज़ें आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम उसको नहीं समझते हैं या फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो क्यों हम पीछे रहें? अब आइए एक जगह और मैं आपको टीचिंग को समझाऊं। शिक्षण के स्वरूप को स्पष्ट समझने के लिए निम्नांकित चित्र काफी लोकप्रिय हुआ है। शिक्षण, अनुदेशन तथा अधिगम यद्यपि आपस में संबंधित प्रत्यय है, फिर भी इनमें काफी अंतर है। यह अंतर पिछले पृष्ठों पर, चलिए छोड़िए, यहाँ देखिए। सबसे पहले जैसे हमने क्या बोला, लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग टीचिंग जो है वो साथ में चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ये साथ में चलती है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के बीच में अनुदेशन आता है, इंस्ट्रक्शंस। हमने लास्ट क्लास में किया था अनुदेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन जो है टीचिंग का एक पार्ट है। ये इंस्ट्रक्शन, ये सूचना दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो मान लीजिए ये टीचिंग है, तो इस टीचिंग में ही क्या आ रहा है, इस टीचिंग में ही जो है आता है हमारा अनुदेशन, और ये हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है। ये जो हमारा अनुदेशन है हमारे लर्निंग को प्रभावित करता है। इसको अगर ज़्यादा बेटर हो तो इसी में आप समझिए, ये है टीचिंग, पूरा सर्कल। इस टीचिंग के अंदर जो है ये अनुदेशन है, छोटा सा एक पार्ट होता है जिसे हमें कभी भी कोई भी चीज़ समझाना होता है, सूचना देनी होती है, तो हम इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस का यूज हम जब करते हैं तो ये लर्निंग जो है वो जन्म लेता है। तो ये जो लर्निंग का काम होता है वो हमारे अनुदेशन को भी लेता है, अनुदेशन का भी यूज़ होता है और हमारे टीचिंग का भी यूज़ होता है। ये दोनों मिलकर के क्या है, लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं कि टीचिंग का पार्ट अनुदेशन, और अनुदेशन और टीचिंग किस तरह से लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। अब आइए शिक्षण के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक सतत प्रक्रिया मानी जाती है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है। चलिए देखते हैं। चलिए, ये उद्देश्य के आधार पर है, ये जो है टीचिंग के लेवल के आधार पे है, ये जो है शासन प्रणाली के आधार पर है, फिर ये है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर, ये है क्रियाओं के आधार पर, ये है व्यवस्था के आधार पर। चलिए देखिए, यहाँ पर टीचिंग को डिवाइड करना है, तो टीचिंग को डिवाइड करने में मतभेद तो रहता ही है, विद्वानों का, फिलोसफर्स का मतभेद है, लेकिन यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है वो एक एक बेस को बनाकर, क्योंकि टीचिंग इतने टाइप्स का है। टीचिंग सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये बोले कि किसी पर्टिकुलर जगह पे पॉसिबल है तो नहीं है। टीचिंग हमें हर जगह से मिल सकता है ना। टीचिंग हमें हमारे नेबर्स से मिल सकता है, नेबर्स जो है वो हमें टीच करते हैं, टीचिंग प्रोसेस होता है। हम रास्ते में चलते हुए पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन से तो होता ही है। तो इस तरह से ये बहुत ही वाइड प्रक्रिया है, वाइड टाइप्स ऑफ है, तो हर तरह के टीचिंग को अलग तरीके में रखा गया है। सबसे पहला अगर आप पार्ट देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, उद्देश्य के आधार पर।
टीचिंग के उद्देश्य मतलब शिक्षण के ऑब्जेक्टिव जो है क्या क्या होने चाहिए उसके आधार पर। तो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के आधार पर जो है हमारा 3 तरह से जो है बांटा गया है। देखिए, टीचिंग हम क्यों करते हैं? बच्चों को समझाने के लिए। टीचिंग करने का क्या मोटो होता है? बच्चों को समझाने के लिए। किस तरह समझाने के लिए? ज्ञानात्मक, यानी उनका दिमागी तौर पे विकास। दूसरा क्या है? भावात्मक, अफेक्टिव, यानी कि उनका बोल सकते हैं फीलिंग्स भी डेवलप हो, संवेगात्मक, वो भावना उनके अंदर डेवलप हो। तीसरा साइकोमोटर, यानी कि मनोगत्यात्मक, मतलब कि उनके अंदर की जो फिजिकली आप बोल सकते हैं। मनोगत्यात्मक का मतलब कि फिजिकली जो है उनको ट्रेन किया जाता है या सिखाया जाता है। तो हम अगर टीचिंग के उद्देश्य के आधार पर अगर टीचिंग को डिवाइड करते हैं तो टीचिंग का उद्देश्य भाई ओवरऑल डेवलपमेंट है। ओवरऑल यानी संपूर्ण विकास। संपूर्ण विकास तो ये तीनों तरीके से होता है। एक आदमी का संपूर्ण विकास क्या होगा? शारीरिक होगा, मानसिक होगा, भावनात्मक होगा ना। तो वही हुआ ना, ये हो गया शारीरिक साइकोमोटर, ये हो गया मानसिक ज्ञानात्मक, और ये हो गया भावात्मक जो फीलिंग्स के साथ। तो उद्देश्य के आधार पर टीचिंग 3 तरह के हैं। अब आइए लेवल के आधार पर, स्तर के आधार पर देखते हैं कि टीचिंग कितने तरह के हैं। तो लेवल के आधार पर मेमोरी लेवल, यानी कि स्मृति का स्तर कैसा है, बच्चों का जो है मेमोरी पावर कैसा है वो। दूसरा है बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन लेवल। मतलब कि बच्चे जो है कितना जो है अपने मेमोरी में स्टोर करके रख पाते हैं, मेमोराइज कर पाते हैं। दूसरा कितना समझ पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या है? मान लीजिए रट के दिमाग में रख लिया, वो तो मेमोरी हो गया, लेकिन समझने की शक्ति है या नहीं वो। और तीसरा समझने के बाद भी उसको एनालिसिस करना, उस पर डीप थिंकिंग करना, रीजनिंग थिंकिंग रखना, ये है या नहीं। तो ये तीनों तरह से जो है टीचिंग में बच्चों का विकास किया जाता है। अगर स्तर की बात करें, मेमोरी भी उनका शार्प होना चाहिए, समझ में भी उनको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और तीसरा उनके अंदर चिंतन स्तर भी होना चाहिए, डीपली एनालिसिस वाला भी जो बोल सकते लेवल उनके अंदर होना चाहिए, ताकि हर एक बात को जो है वो डीपली एनालिसिस करके अपना डिसीजन ले सके। ठीक है। अब आइए देखिए शासन प्रणाली के आधार पर। शासन प्रणाली का मतलब मैं पहले बताऊं, मतलब कि उसमें राज किसका चलता है। बच्चों का राज चलेगा या टीचर का राज चलेगा या समाज का राज चलेगा, वो मतलब किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। शासन प्रणाली मतलब प्रेफरेंस। सबसे पहले है एक तंत्रीय शिक्षण, ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक शिक्षण क्या है? जिसमें कि किसी एक का राज हो, या तो स्टूडेंट का राज हो, या तो स्टूडेंट राज करे, या तो टीचर राज करे। डेमोक्रेटिव, जिसमें दोनों का राज हो। ठीक है, जिसमें दोनों का राज हो, दोनों का 50-50 हो। और तीसरा हमारा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, लिसेस फेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसमें होता है कि यहाँ पे फ्रेंडली नेचर में शिक्षण दिया जाता है, मतलब टीचर स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली में रहता है, कोई इंटरफेरेंस, डांटना, रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये हमारा हो गया किसके आधार पे? शासन प्रणाली के आधार पे। ऑटोक्रेटिक में किसी एक का ही राज चलता है, चाहे वो स्टूडेंट का चले चाहे टीचर का चले। डेमोक्रेटिक में दोनों का चलता है। और हस्तक्षेप में किसी का राज नहीं चलता है, दोनों जो है मिल करके करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, फ्रेंडली नेचर रहता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। स्वरूप, ठीक है, तो स्वरूप यानी टीचर का जो है, टीचिंग का जो स्वरूप है, जो उसका तरीका है वो कैसा है। तो पहला है डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक। इसका मतलब होता है कि एक्सप्लेनेशन वाला। दूसरा है डायग्नोस्टिक, यानी कि निदानात्मक, प्रॉब्लम निकाल के उसका सॉल्यूशन देना। उपचारात्मक, प्रॉब्लम निकालना, और ये हो गया प्रॉब्लम निकाल के सॉल्यूशन देना।
ठीक है। यहाँ पे आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे समस्याएं निकाली जाती हैं, यहाँ पे समस्याओं का उपचार किया जाता है, सिर्फ उपचार किया जाता है। फिर हमारा है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, मतलब टीचिंग में जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है प्रेजेंटेशन, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेशन, तीसरा है एक्शन। पहले प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके इसमें जो है प्रस्तुतिकरण का होता है, मतलब प्रेजेंटेशन दे दिया गया, अच्छा ये पढ़ाना इस तरह से होगा ये, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, जो भी चीज़ आपको करना है या आपको सिखाना है उसमें डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाया जाता है। और तीसरा होता है एक्शन, मतलब इसमें आपसे ही करवाया जाता है, इसमें ना ही टीचर करेगा, ना ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, ना ही आपको प्रेजेंट करेगा, ना ही आपको समझाएगा, इसमें करना आपको रहता है, आपको डायरेक्ट उस सिचुएशन में डाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हमारा क्या है, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर। तो किस किस तरह की शिक्षा होती है, शिक्षा किस तरह की होती है। सबसे पहले एक तो फॉर्मल शिक्षा होती है, फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, इस तरह की 3 एजुकेशन होते हैं जो टीचिंग में यूज़ किए जाते हैं। अब आइए हम यहाँ तक हमारा टीचिंग कंप्लीट हुआ। जैसे मैं बता रही थी टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी करना पड़ेगा, उसकी प्रकृति भी करनी पड़ेगी, टाइप्स भी करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने टाइप्स कर लिया, ठीक है। टाइप्स किसी को इसमें कोई भी टाइप्स ऐसे अलग से पूछता नहीं है, बस डायग्राम से समझा दीजिएगा। हाँ फॉर्मल इनफॉर्मल पूछता है तो ये तो पता ही है, वर्णनात्मक पूछ सकता है, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। डायग्नोस्टिक में जो है समस्याएं ढूंढी जाती है, बच्चों में क्या क्या समस्याएं हैं वो ढूंढा जाता है, वो खोजा जाता है और यहाँ पे उपचार किया जाता है। अब आइए अधिगम को समझते हैं। अधिगम सीखने की व्यवस्था कहलाती है। जैसे टीचिंग था तो ये लर्निंग है, तो ये सीखने की व्यवस्था है। सीखने के मनोविज्ञान को अधिगम मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। एक अच्छे एवं सुव्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम होता है। टीचिंग अगर आपका अच्छा होगा तो अधिगम अच्छा होता ही है। इसलिए मैं बोल रही थी कि टीचिंग पे सिर्फ टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उस पर अधिगम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्योन्मुख होता है, मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो लक्ष्य होता है वो डिसाइडेड रहता है। यद्यपि अधिगम प्रक्रिया बड़ी जटिल तथा कठिन होती है, इसकी परिभाषा करने के प्रयास में बहुत सारे विद्वानों ने ट्राई किया है। सबसे पहला क्या है, वुडवर्थ का है। नवीन जीवन और नवीन ज्ञान और अनुक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को सीखने की प्रक्रिया कहा जाता है। जहाँ ही हम नया नॉलेज लेते हैं, नए नॉलेज के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसको जो है सीखने का प्रोसेस कहा जाता है। स्किनर ने क्या कहा है, स्किनर ने बोला है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब अधिगम जो है, लर्निंग जो है हमारे बिहेवियर में, लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में एडजस्टमेंट होता है, परिवर्तन होता है। ये किसका कहना है, स्किनर का। क्रो एंड क्रो ने क्या बोला है, अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को अर्जित करना है। जीएल एंडरसन का क्या कहना है, मनोविज्ञान इन परिस्थितियों में सत्यापन, स्पष्टता तथा तथ्यों में विस्तृतता चाहता है जिनमें अधिगम की क्रिया संपन्न होती है। संग्रहित तथ्यों की व्याख्या, सामान्यीकरण तथा नियमीकरण अधिगम की वैज्ञानिक व्याख्या बन जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप देखिए एक यहाँ पे मिल गया आपको, वुडवर्थ हो गया, क्रो एंड क्रो हो गया, ये छोड़ दीजिएगा, लंबा भी जा रहा है। गेट्स का एक कर लीजिएगा, अनुभव पर आधारित परिवर्तन मानते हैं। इनके अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है, मतलब बिहेवियर में चेंजेस आता है तो वो अधिगम है, ये गेट्स का कहना है। 5 लिखना है आपको, 3 ये हो गए, 4 ये हो गया, एक गिलफोर्ड ले लीजिए। गिलफोर्ड ने क्या कहा है, अधिगम को व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन मानते हैं, ये भी बिहेवियर में चेंजेस मानते हैं। एक्चुअली में अधिगम लर्निंग होता भी है कि हमारे बिहेवियर में वांछित चेंजेस आए तो उसको हम लर्निंग मानते हैं।
गुत्थी ने क्या बोला, यह सीखने की योग्यता है। तो इतने फिलोसफर्स का है, जिसमें से आपको लिखना 5 है। जो आपको छोटा छोटा लगेगा वो लिख लीजिएगा। हमें तो फिलोसफर्स का है, और इन्वर्टेड कॉमा में रहना चाहिए और अंडरलाइन रहना चाहिए। आइए, अधिगम की परिभाषाओं के आधार पर विशेषता, इसकी विशेषता है अधिगम की विशेषता। अधिगम जीवन की एक मूलभूत प्रक्रिया है, जिसमें जीवन में प्रगति संभव नहीं है। मतलब जो हमारा अधिगम है, जो हमारा लर्निंग है, एक ये बोल सकते हैं ये प्रोसेस जो है लाइफ टाइम चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है और बहुत ही बेसिक प्रोसेस है जो होता ही होता है, और साथ में इसके बिना जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। ये अधिगम का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि आप पर्टिकुलर किसी स्कूल या कॉलेज में जाकर के ले। अधिगम आपको कहीं से भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके नेबर्स, आपके खेलने वाले दोस्त, या फिर आप स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके लाइफ में अधिगम चलता रहता है। अधिगम व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, उसमें परिवर्तन लाता है। बिल्कुल हमारे बिहेवियर के हर एक पार्ट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है और उसमें चेंजेस आता है। अधिगम जन्म से मृत्यु तक अनवरत रूप से चलता रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे ही इंसान जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक ये चलता रहता है। अधिगम प्रत्युत्तर अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम में सदैव कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य रहता है। अधिगम सदैव निश्चित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के कारण पूरा या आंशिक रूप से जन्म लेता है। अधिगम के लिए चेतन तथा अचेतन दोनों ही प्रकार के अनुभव मार्ग प्रशस्त करते हैं। अधिगम परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तित व्यवहार इसका परिणाम नहीं है। अधिगम के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने पड़ते हैं। अधिगम एक सृजनशील अनुभव है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। अधिगम पूर्ण स्थिति के साथ की पूर्ण अनुक्रिया यानी रिएक्शन है। अधिगम स्थानांतरणीय होता है, एक परिस्थिति से दूसरी समान परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण ज़्यादा होता है। अधिगम एक प्रक्रिया है, यह परिणाम नहीं है। अधिगम नवीन अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम परिस्थितियों की उपज भी कहलाता है। अधिगम एक अभिवृद्धि तथा समायोजन की एक प्रक्रिया है। अधिगम प्रगति एवं विकास का द्योतक है। वाह वाह, कितने पॉइंट्स हुए? 20 में से आप लोग 15 पॉइंट्स जो भी आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे वो लिख लीजिएगा और उसको 2-2 लाइन में डील कीजिएगा। पूरा 20 पॉइंट्स मत लिखिएगा, 15 कोई भी 15 पॉइंट्स लिखिए जो आपको छोटा लग रहा है और उसको 2-2 लाइन में डील कीजिए, ठीक है। ये आपकी हो गई विशेषता। अब आइए अधिगम में मानसिक क्रियाएं, लर्निंग में जो है मेंटल प्रोसेस क्या होता है। अधिगम प्रक्रिया में अनेक मानसिक क्रियाएं समावेशित हैं। कौन कौन से? निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन, चयन सिलेक्शन, अंतर्दृष्टि इंसाइट, सृजन क्रिएशन, आलोचना जो अधिगम की प्रभावशाली बनाने में सहायक है। कितने हैं? 1 2 4 5 6, ये 6 ऐसे पार्ट हैं जो कि अधिगम की मानसिक क्रियाएं हैं। अब कैसे हैं, थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा। यहाँ पे मैं फिगर पे जो है बाद में जाऊँगी। डायरेक्शन, अगर आपको कोई डायरेक्शन देता है तो क्या आपके दिमाग में हलचल नहीं होता है? पहले जो भी वो डायरेक्शन देता है, जो निर्देशन देता है, वो आप उसको क्या बैठ के सुनते हो ना, उसको सुनते हो, समझते हो, फिर तो करना स्टार्ट करते हो, तो दिमाग तो यूज़ हुआ। जो भी इंटरप्रिटेशन होता है, जो भी व्याख्या दिया जाता है किसी की तरफ से, वो भी आपको सुनना पड़ता है, वो भी एक, उसमें भी आपको मानसिक क्रियाएं यूज़ होती है। चयन, ये इसमें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जब हमें ऑप्शन मिल जाए और उसमें से हमें चूज़ करना पड़ता है तो उसमें हम कितना दिमाग लगाते हैं, तो ये भी हमारा जो है मानसिक क्रियाओं के का एक पार्ट है। इनसाइट, हम अगर अपने आँखों से कुछ देख रहे हैं तो क्या हम बस देख कर रह जाते हैं? उसको जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो हम अपने दिमाग को, अपने बोल सकते ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि भाई ये सब हो रहा है, ये मैंने देखा। वो हमारा दिमाग जो है फिर स्टार्ट हो जाता है,
उसको घुमाने लगता है और फिर उसके बारे में हमें बताता है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके होने का क्या क्या संभावनाएं हैं, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, पास्ट में क्या हुआ होगा, सारी चीज़ें जो है डिटेल निकाल करके दे देता है। क्रिएशन, जब हमें कुछ नया करना होता है, क्रिएटिविटी करनी होती है तो भी दिमाग लगता है। आलोचना, क्रिटिसाइज, अगर हम किसी को किसी बात के लिए क्रिटिसाइज करेंगे, उसमें आलोचनाएं करेंगे उसकी, तो उसमें तो दिमाग लगाएंगे। तो ये अधिगम के जो है मानसिक क्रियाएं हैं जो कि हमें यूज़ करते हैं। अधिगम की इस प्रक्रिया को निम्नांकित चित्र के माध्यम से दिग्दर्शित कराया गया है। देखिए यहाँ देखिए, टीचर छात्र, ठीक है। यहाँ से टीचर से क्या निकल रहा है, यहाँ से टीचर जो है अधिगम करवा रहा है। ये वातावरण से जाके मिक्स हुआ, अधिगम सिचुएशन से मिक्स हुआ, फिर उसके बाद स्टूडेंट के पास आया, ठीक है। फिर स्टूडेंट के पास आया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, वातावरण या सीखने की परिस्थितियाँ, जो भी सिचुएशन हमारा यहाँ पे वातावरण में रहता है, जाहिर जरूरी नहीं है कि हर बार जो है सिचुएशन जो रहे वो सही रहे। इसमें जो भी शिक्षण का काम हो रहा है उसमें मेथड यूज़ हो रहे हैं, टीचिंग मेथड यूज़ हो रहे हैं, ये सब करने के बाद स्टूडेंट को दिया जाता है। तो ये हमारा जो टीचर है वो अधिगम के कार्य को करते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, और उसके बाद जो हमारा टीचिंग का कार्य होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। फाइनल जो है स्टूडेंट के पास पहुंचता है। अब स्टूडेंट के पास पहुंचा तो क्या वहीं रुक जाएगा? नहीं, वो भी नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ेगा। भविष्य तथा प्रगति के लिए अधिगम अब अपने फ्यूचर में जो है उसको यूज़ करेगा, या फिर वर्तमान समस्याओं का समाधान, या फिर जो भी उसके प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा। तो ये इसका अधिगम जो है इसके फ्यूचर को भी बनाता है, प्रेजेंट को भी बनाता है, ये दोनों में ही जो काम करता है। समझ में आया? मतलब एक टीचर शिक्षण की प्रक्रिया कर रहा है, टीचर के थ्रू ही अधिगम की प्रक्रिया पर भी ध्यान रखना होता है। वातावरण मिला, सिचुएशन मिला, स्टूडेंट के पास पहुंचा, ये अधिगम की प्रक्रिया है। इधर से हुआ टीचिंग की प्रक्रिया, टीचिंग की प्रक्रिया में टीचिंग मेथड देखा गया, वातावरण की परिस्थितियाँ देखी गई, वो सब बनाई गई उसके अकॉर्डिंग, ताकि बच्चों को जो समझ में आए, बच्चों को जो है दिया जाए उस तरह का इन्वायरमेंट कि वो समझे, ठीक है। उनको जो है वैसा इन्वायरमेंट दिया गया, सिचुएशन दिया गया, लर्निंग इन्वायरमेंट, और उसके बाद मेथड यूज़ किए गए, टीचिंग मेथड, उसके बाद बच्चों के पास भेजा गया। अब ये दो प्रोसेस में छनकर आप बोल सकते हो कि बच्चों के पास पहुंच रहा है तो वो यूज़फुल नहीं होगा। तो वो तो यूज़फुल होना ही है, उनके प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो इस तरह से ये अधिगम की मानसिक क्रियाएं हैं और अधिगम के प्रोसेस हैं। चलिए अब हम देखेंगे वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन आता है, टीचिंग में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? हिंदी में इसको हम चर बोलते हैं। कुछ चर जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित चर जिसको हम बोलते हैं। तीसरा होता है इंटरवेनिंग। इंटरवेनिंग मतलब होता है हस्तक्षेप वाले। अब आइए समझते हैं, लेकिन ये तीनों चर को ना अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। वेरिएबल्स वाला आई थिंक लास्ट टाइम आया था, बच्चे समझ नहीं पाए थे। चलिए, स्वतंत्र चर क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। टीचर जो है वो स्वतंत्र चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ये ट्राई करता है ऐसे ऐसे काम को जो कि अधिगम को, टीचिंग को इजी बना सके और सक्सेसफुल बना सके। इसमें स्वतंत्र चर कौन हुआ? टीचर। आश्रित चर कौन हुआ? स्टूडेंट। टीचर के ऊपर आश्रित कौन रहता है? स्टूडेंट, ठीक है।
आप वेरिएबल का मतलब समझिएगा, चर का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से इसमें इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, राइट, पिलर्स। तो एक तो हो गया टीचर, दूसरा हमारा हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट को आश्रित चर की संज्ञा दी गई है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। टीचर किस तरह से अपना टीचिंग कर रहा है वो डिपेंड करता है ना स्टूडेंट पे। अगर टीचर ढंग से अपना पढ़ाए ही ना तो बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट होगा वो क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो किसी भी हाल में जो है टीचर पे डिपेंड है, तो इसीलिए इसको आश्रित चर बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आश्रित चर पे जो है नोट्स लिखने को आ जाता है, या लास्ट टाइम तो है वेरी शॉर्ट में भी आया था आश्रित चर के बारे में, तो वो 1 नंबर का रहता है क्वेश्चन, तो उसमें आपको 1 या 2 नंबर का रहता है, तो आश्रित चर को आपको बताना था। तो उसमें स्टूडेंट बताएंगे, क्यों है वो भी बताएंगे, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया जो टीचिंग प्रोसेस है वो काम पहले होता है और उस पर बच्चों की लर्निंग जो है डिपेंडेंट रहती है। अगर वो सही तरीके से ना हो तो फिर बच्चे जो है उनको वो प्रभावित होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है हस्तक्षेप चर। तो ये इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण व्यू रचनाएं, ये सारे जो है हस्तक्षेप चर के वर्ग में आते हैं। हस्तक्षेप चर का मतलब क्या होता है, जो कि यूज़ किया जाता है उसमें, जिसको हम यूज़ करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम सभी को यूज़ करेंगे, हम जितने भी चीज़ों को उसमें यूज़ करते हैं उसको हम लोग हस्तक्षेप चर बोलते हैं। ये यूज़ भी टीचर की वजह से होता है। इसको यूज़ कौन करता है, टीचर। कौन कौन सी चीज़ें, पाठ्य वस्तु, जो चीज़ें पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, जो टॉपिक पढ़ाना है वो। दूसरा टीचिंग मेथड, ये भी टीचर ही करेगा, टीचिंग मेथड यूज़ करेगा। फिर है शिक्षण युक्तियाँ, कुछ स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं कि अच्छा हम ऐसे पढ़ाने वाले हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लानिंग जो करते हैं। फिर शिक्षण व्यू रचनाएं, जो हम लेसन प्लान बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं हस्तक्षेप चर में आती है। याद रखिएगा, टीचर जो है इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट होता है, और टीचिंग एड्स बोलिए या फिर टीचिंग मेथड बोलिए, ये सारे जो हैं हस्तक्षेप चर हैं। मतलब इसको हम चाहें तो यूज़ करते हैं, उसको हस्तक्षेप करवाते हैं, और ये हस्तक्षेप टीचर की तरफ से होता है। और ये सभी चर मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। अब आइए इनके कार्य देखेंगे। शिक्षण चरों के कार्य, अभी आपने 3 कार्य देखा, और 3 चर देखा। अब इनके क्या क्या कार्य होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र हस्तक्षेप चरों के माध्यम से निम्नांकित कार्य करते हैं। पहला, निदानात्मक क्रियाएं या कार्य। पहला कौन सा कार्य है, निदानात्मक, यानी डायग्नोस्टिक फंक्शंस। निदानात्मक कार्यों में शिक्षक स्वतंत्र चर अधिक क्रियाशील रहता है। वह पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही विशेष ध्यान देता है। क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट दोनों पे विशेष ध्यान देता है, कौन, टीचर। शिक्षक इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है, क्या क्या आना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को नया ज्ञान प्रदान करना होता है। ये काम कौन करेगा, टीचर ही करेगा ना। नया ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण 3 प्रकार के कार्य करता है। पहला, इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है और उनको कहाँ कहाँ पर कठिनाई होती है। नैदानिक परीक्षाएं इसमें सहायक सिद्ध होती हैं। दूसरा, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके शिक्षक उसे इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित करता है कि वो छात्रों के लिए बोधगम्य हो जाए। मतलब जो टॉपिक पढ़ाना है उसको इतनी अच्छी तरीके से खुद एनालिसिस कर लेता है ताकि वो टॉपिक जब बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो डिफ़िकल्ट ना लगे, उनके लिए इजी लगे, स्मूथ गोइंग हो जाए, बोधगम्य हो जाए, ठीक है। फिर है छात्रों के निदान किए पूर्व ज्ञान के आधार पर
पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे, उन्हें नया ज्ञान प्रदान करता है। देखिए, सबसे पहले तो जो पढ़ाना है उसके बारे में वो बच्चों से पूछता है वो ये देखता है कि बच्चों को कहाँ तक नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो जो उसका पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर ही आने वाले क्लास में, आने वाले टीचिंग प्रोसेस में जो है उसको इंक्लूड करता है, ताकि बच्चों को उसके एक दूसरे के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जो है कनेक्ट हो और वो समझ पाए। ठीक है। छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया में दोनों ही चर एक दूसरे का निदान करते हैं तथा अनुक्रिया के विषय में फैसला करते हैं। तो पहला हुआ हमारा निदानात्मक कार्य, दूसरा है उपचारात्मक कार्य। ये क्या है? निदान के माध्यम से जो लक्षण, स्तर अथवा कमियां शिक्षक को मालूम होती है उन पर नियंत्रण रखने तथा उनका उपचार करने का कार्य भी शिक्षक का है। अच्छे शिक्षक उपचार करने के लिए अनेक युक्तियों और विधियों का प्रयोग छात्रों की प्रकृति, पूर्व ज्ञान आदि को ध्यान में रखते हुए करते हैं। उपचारात्मक कार्यों के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाता है। उपचारात्मक क्रियाओं के दो प्रमुख तत्व हैं। देखिए, हम निदानात्मक से क्या किए? बच्चों के प्रॉब्लम को फाइंड आउट किए, समस्याओं को फाइंड आउट किए कि एक्चुअली में उनको कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कितना प्रॉब्लम होता है, किस तरह का प्रॉब्लम होता है, वो हमने फाइंड आउट किया। और उपचारात्मक में क्या होता है? उस प्रॉब्लम का जो है, जो हमने निदानात्मक में फाइंड आउट किया है उसको हम इसमें सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे जो है बच्चों को उन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाया जा सके। शिक्षण कौशल का उपयोग, उसमें सबसे पहला यही देखा जाता है कि जो उनको प्रॉब्लम है उसमें हम कौन से टीचिंग स्किल्स का उपयोग करें जिससे कि उनको वो प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या है? पृष्ठपोषण यानी फीडबैक, समुचित व्यवस्था यानी कि फीडबैक की व्यवस्था करना, जिसमें कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाए, बच्चों से फीडबैक लिया जाए, ताकि अगर उन्हें कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो ना हो, दोनों तरफ से हो। फीडबैक भी दिया जाए कि हाँ देखो तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, और फिर उनसे भी लिया जाए कि भाई उनको कहानी समझ में आया है। ज़्यादा हो तो पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए, पेरेंट्स से भी फीडबैक लिया जाए, तो फीडबैक वाली व्यवस्था किया जाता है। उपचारात्मक क्रियाओं में शिक्षक सक्रिय रूप से कार्य करता है, वो आवश्यकता अनुसार छात्रों से भी कभी कभी सहायता लेता है। उपचारात्मक क्रियाओं में उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले चरों में तालमेल बैठाकर उन्हें वांछित उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह कार्य कक्षा के अंदर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हमारा क्या है? मूल्यांकन कार्य, इवेल्युएशन फंक्शन। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के विषय में जानना है। इसके माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं। यदि हुआ है तो किस सीमा तक। मूल्यांकन उद्देश्यों पर निर्भर रहता है। यह शिक्षक को बताता है कि उसके द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए हैं। मूल्यांकन के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करता है तथा परीक्षण का निर्माण करता है। मूल्यांकन क्रियाओं के हस्तक्षेप चरों यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में निम्नांकित चर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मानदंड की रचना के चर, व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन तथा निदानात्मक चर। देखिए, मूल्यांकन कार्य तो हम सब जानते हैं। इवेल्युएशन जो है टीचिंग का, और स्पेशली मैं बोलूँगी कि टीचर का एक ऐसा हथियार है जिससे कि वो अपने बारे में भी जान सकता है और साथ में स्टूडेंट्स के बारे में भी, कि हमने जो पढ़ाया वो सही तरीके से उनके पास पहुंचा या नहीं, या फिर उन्होंने जो पढ़ा वो सही तरीके से पढ़ा या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं, कहाँ पे कमियां रहीं, वो सारी चीज़ें हमें मूल्यांकन से मिलता है। हमने जो उद्देश्य बनाए थे, जो हमारा टीचिंग का उद्देश्य था कि बच्चों को क्या समझाना है, या जो अधिगम का उद्देश्य था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो ये मूल्यांकन का कार्य भी जो है टीचर के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से हो गए उपयुक्त चरों के कार्य। इसमें शिक्षण के चरों के कार्य हैं निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य। ठीक है,
निदानात्मक में शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, जो भी समस्याएं आ रही है, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण, बच्चे जो हैं जो टॉपिक पढ़ाया जाना है उसमें उससे रिलेटेड वो कहाँ तक जानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान, बच्चों के बारे में, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है तो उनके बारे में नॉलेज। कार्य विश्लेषण, जो काम दिया जाता है। शिक्षण कौशल, नीति एवं युक्ति का चुनाव, जो हमें समस्याएं पता चली रहती है निदानात्मक कार्य से, उसका उपचार किया जाता है। उसका उपचार करने के लिए टीचिंग स्किल यूज़ किया जाता है, स्ट्रैटेजी यूज़ की जाती है, फीडबैक की व्यवस्था की जाती है और फिर उसके अनुसार उपचार किया जाता है। मूल्यांकन में क्या होता है, मानदंड परीक्षा की रचना, मतलब कि किस तरह से एग्जामिनेशन लेना है, उसका स्टैंडर्ड सेट करना, उसका पैटर्न सेट करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं उसका इवेल्युएशन। तो ये हमारे शिक्षण चरों के कार्य हैं। आप इस तरह से दिखाएंगे ना तो टीचर को क्या लगेगा कि आपको पूरी अच्छे से डीपली नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है और एक्सप्लेन करके फिर हम चार्ट में भी उसको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का क्लास फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। प्रॉब्लम हो तो पूछिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।